हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये चैप्टर 12 है एटम, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे। एक तो इसमें सबसे पहला है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें किस तरीके से सवाल बनते हैं, या तो सीधे सीधे पूछ देंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट बताइए, या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि गाइगर मार्डसेन का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये। ठीक, तो इसका तो सबसे पहले पता करना है कि हुआ क्या है इस प्रयोग में, मतलब इसकी कंडीशंस देखने की, क्या किया था हमने। ठीक है, इस प्रयोग में। इसके बाद में इसकी ऑब्जर्वेशन देखनी है कि इस प्रयोग को करने के बाद में क्या क्या पता चला और क्या क्या इसके रिजल्ट्स निकले। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था गाइगर मार्डसेन वाला, इसके आधार पर रदरफोर्ड मॉडल दिया गया। तो रदरफोर्ड मॉडल आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, हर बार रिपीट होता है और इस बार चांसेस ज़्यादा ही है, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक कट गए हैं, तो जो बचे हैं उनसे जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ज़्यादा है। तो इसकी अभिकल्पनाएं कि रदरफोर्ड ने बोला क्या था, अभिकल्पनाएं विपरीत एक ही चीज़ को बता रहा है यहाँ पे, मतलब हमको पोस्टुलेट्स बतानी है कि क्या क्या रदरफोर्ड ने इस मॉडल के लिए बोला था। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था। तो इसकी एक ही चीज़ तुमको याद रखनी है कि लाइन स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा था। तो बस इसको एक दो लाइन में याद रख लेना है। बोहर मॉडल ने कैसे कमियां दूर की, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो किससे, बोहर मॉडल से, कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां बोहर मॉडल ने कैसे दूर की। तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी सीमाएं क्या थी, लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया था, तो इसने लाइन स्पेक्ट्रम को समझाया था। तो आपको बोहर मॉडल में जो भी आता है वो लिख सकते हो, और अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझ जाओगे तो बोहर मॉडल ने कैसे कमियां दूर की थी, जब उसने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे जा रहे हैं और अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है। तो जब ये परमाणविक स्पेक्ट्रम जब इसने समझा दिया तो ये कमियां दूर हो गई थी। कुछ नहीं आएगा तो कम से कम बोहर मॉडल की जो जो पोस्टुलेट आपने याद की हैं वो आपने इसमें लिख देनी है। इसके बाद एक ये है अल्फा कण का प्रक्षेप्य पथ, मतलब जब इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा कण को फेंका गया तो अल्फा कण कहाँ गया। तो ये वाला जो चित्र है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चित्र को याद रखना है, और इस चित्र में जो भी किताब में ढंग से समझा रखा है डिटेल में कि बी क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर, और ये थीटा क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। और ये चित्र भी आ सकता है, क्योंकि चित्र बनाने के लिए भी पूछा जाता है। तो इस प्रक्षेप्य पथ में आपको क्या क्या समझना है। पहले तो उपगमन की न्यूनतम दूरी। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला था ये आपको पढ़ना है, इससे बार बार सवाल पूछा जाता है। उपगमन की न्यूनतम दूरी से घुमा फिरा के सवाल पूछे जाएंगे, आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि जो अल्फा पार्टिकल है वो नाभिक से कितनी दूरी तक जा पाया। ठीक है, कहाँ तक जा पाया, तो इसका फॉर्मूला ये है, और मैंने इसको अच्छे से समझाया है क्लास में। फिर आता है संघट्ट प्राचल, यानी अल्फा इम्पैक्ट पैरामीटर। और तो ये तो समझ में आना चाहिए कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। ये जो यहाँ पे इसका मैंने क्वेश्चन कराया भी था आपको, तो ये जो यहाँ पे बी दिखा रखा है ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, यानी कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ तो इससे ऊंचाई पे लंबवत दूरी पर कितनी दूरी पर वो अल्फा पार्टिकल चल रहा है, वही तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर और अल्फा कण के विक्षेप कोण के मध्य में क्या संबंध आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला आपको निकालना है, आपको केवल एक मिनट, इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं निकालना है, केवल ये बताना है कि अल्फा ये डी बढ़ेगा तो थीटा पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बना हुआ था, 2023 में भी आया था और संघट्ट प्राचल को घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। और इस वाले पे 3 नंबर का चित्र बनाने के लिए भी आया हुआ है, क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, इसमें ये बोला गया है कि ये वाला चित्र बनाइए। ठीक है, ये वाला चित्र, तो आपको ये चित्र याद रखना है। फिर आता है नाभिक का आकार तय करने में रदरफोर्ड मॉडल कैसे सहायक है। तो ये भी आपको केवल एक्सप्लेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डेरिवेशन करना हो। अब जब आपको उपगमन की न्यूनतम दूरी पता चल रही है अल्फा रदरफोर्ड के मॉडल से, तो नाभिक का आकार भी यहीं से पता चलता है। इसको लिख के एक्सप्लेन करना है, इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उपगमन की न्यूनतम दूरी और संघट्ट प्राचल को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये भी बहुत है। इसके बाद आता है रदरफोर्ड में जो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं, है ना, उसको समझना और इस कक्षाओं में एनर्जी कितनी है ये। तो रदरफोर्ड के मॉडल में मेनली हमको एनर्जी का ध्यान रखना है, जो भी डेरिवेशन है उसमें हमको एनर्जी का ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है और टोटल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, फिर ये कभी सवाल बना सकते हैं कि ये एनर्जी जो है नेगेटिव में ही क्यों है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें थी। तो एक तो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट, तो देखिए ये सिलेबस में है, तो इसमें जो जो चीज़ें बुक में है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए हैं उससे सवाल बनना तय है, आ सकता है इससे सवाल। फिर रदरफोर्ड का मॉडल जो एटम का है वो, और उसकी जो चीज़ें एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी में इसमें एनर्जी है केवल, ठीक है, एनर्जी निकालना, तो वो है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, तो वो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये है, बाकी संघट्ट प्राचल और ये सब मैंने रदरफोर्ड के उसमें बता दिया है। इसके बाद हमारे पास आता है पहले बोर मॉडल को देख लेते हैं। बोर मॉडल, ठीक है, तो बोर मॉडल से एक सवाल, कोई ना कोई सवाल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, इसको लिख के ले लेना आप। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए बोहर के पॉस्टुलेट्स, कि बोहर ने सबसे पहले बोला क्या था। ठीक है, जो मॉडल दिया उसमें 3 पॉस्टुलेट आपकी किताब में है वो। तो अब इस पॉस्टुलेट में भी घुमा फिरा के सवाल बता देते हैं कि ऐसी पॉस्टुलेट बताइए जिसमें कोणीय संवेग का जिक्र है, या इस तरीके से घुमा फिरा के आपके सवाल बनेंगे। तो तीनों की तीनों पॉस्टुलेट्स को आपको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट इसमें 2nd नंबर की होती है। ठीक है, तो आपको वो रखना है। तो कभी कभी ऐसे बोल देंगे कि वो बोर का अभिग्रहित बताइए जिसमें क्वांटाइजेशन का जिक्र है। ठीक है, तो वो भी सेकंड वाली ही है, ठीक, जहाँ पे कोणीय संवेग NH/2 के बराबर होता है। तो क्योंकि ये सेकंड पॉस्टुलेट है तो सेकंड पॉस्टुलेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का जहाँ भी जिक्र है तो बोर की सेकंड अभिग्रहित में है। तो ये आपकी किताब में, मैंने कॉपी में नोट्स में भी लिखा रखी हैं सब चीज़ें, आपको तीनों की तीनों अभिग्रहित याद रखनी है। फिर देखते हैं इसमें, देखिए अब इसमें बोर में जो आपके उसमें सिलेबस में है आपको वही चीज़ें देखनी है। एक चीज़ कि nth पॉसिबल ऑर्बिट का रेडियस और वेलोसिटी और एनर्जी। ठीक है, तो बोर मॉडल में आपने, बोर मॉडल में एक तो त्रिज्या का व्यंजक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही पूछा जाता है। फिर इसके बाद में एनर्जी और वेलोसिटी, ये जो व्यंजक हैं इनके डेरिवेशन भी आने चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या निकालनी आनी चाहिए बोर मॉडल के लिए, एनर्जी निकालनी आनी चाहिए और वेलोसिटी, और सबसे ज़्यादा त्रिज्या के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बाद कभी कभी ये भी पूछा गया है कि अगर हमारे हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा, बोर मॉडल के आधार पर बताइए। और इस कोणीय संवेग का मैग्नेटिक मोमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके साथ में क्या संबंध है। ठीक है, तो ये मैंने करा रखा है, ये भी आपको देखना है एक बार। ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया कि बोर मॉडल में आपको एनर्जी देखनी है। तो
इसके आधार पे ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक। तो वो आपको पढ़ने हैं। जैसे तो ये ऊर्जा स्तर दे रखे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है, दूसरा यहाँ रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ाया गया है, इसको डिटेल में पढ़ना है। इससे संबंधित सवाल बनेंगे। जैसे एक तो मान लो कि बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया, तो इससे निकलने वाली जो फोटोन होगा या जो भी लाइट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो लाइट वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हमको पूछी जा सकती है। ऐसे इनमें से कुछ भी सवाल बना सकते हैं कि एक यहाँ से कूदा, एक यहाँ से कूदा, और इन सब में वेवलेंथ बताओ, एनर्जी डिफरेंस बताओ, या किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। तो इससे संबंधित सवाल बनता ही बनता है। तो एक तो आपको बोर मॉडल के लिए हाइड्रोजन एटम के ऊर्जा स्तरों को पढ़ना है, ठीक है। इस चित्र को भी याद रखना है कि ये चित्र क्या है। और फिर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है, तो वहाँ पे लैम्डा निकालना, आवृत्ति निकालना, और कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी अवशोषण होगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी का स्पेक्ट्रम अवशोषण या उत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो आपको ये सब अच्छे से समझ लेना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और कैसे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, यानी लाइट निकलती है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इनके लिए, ऊर्जा स्तर निकालने के लिए। देखो ये जो एनर्जी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है, इस पे भी सवाल बन सकता है कभी। और कभी ये बोल सकता है एन इज इक्वल्स टू 1 पे एनर्जी कितनी है, एन इज इक्वल्स टू 2 पे एनर्जी कितनी है, 3 पे एनर्जी कितनी है। तो ये फॉर्मूला आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, और ये जूल में है। तो आपको अगर जूल में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला, वैसे जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा जाता है। तो अभी मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदेगा तो उससे संबंधित सवाल बनता है, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल मैंने वैसे क्लास में भी कराए हैं, अभी भी करा दूंगा टाइम मिलेगा तो। फिर आयनन ऊर्जा, एक लाइन में इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, ये भी बुक में है, लिखाया भी गया है, ठीक। फिर एक है बोर मॉडल के सेकंड अभिग्रहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये बोहर की पॉस्टुलेट है और ये आपकी डी ब्रोगली की पॉस्टुलेट है। ये जब दोनों को हम मिलाएंगे तो ये वो नहीं, ये दोनों की दोनों डी ब्रोगली की हैं, ठीक है। ये डी ब्रोगली ने बताया और इन दोनों को मिलाया जब, तो यहाँ पे बोहर की सेकंड पॉस्टुलेट बन गई, ठीक है। तो आपको इसको समझना है, इसका एक चित्र भी बना रखा है एनसीईआरटी की किताब में, वो देख लेना है आपने। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 2-4 लाइनें लिख लेनी है, बाकी क्वेश्चंस में कराऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब क्या है कि एनसीईआरटी की किताब से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हटा दिया गया है, 2023-24 वाली जो किताब है, पर आपके सिलेबस में ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है और कोई फॉर्मूला इसमें प्रूफ करने वाले नहीं है, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। और कौन सा फॉर्मूला याद करना है वो मैं बता देता हूँ। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सिर्फ आपको ये चीज़ें याद करनी है। एक तो ये 1/लैम्डा वाला जो है फॉर्मूला है, ठीक है। कोई प्रूफ याद नहीं करना, केवल आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी से ये देखा था मैंने, हट गया है। फिर इसमें देखिए श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी श्रेणियाँ जब हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे श्रेणियाँ बनती है लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो इन श्रेणियों से संबंधित सवाल बनता है, ठीक। कि लाइमन, जैसे एग्जांपल के लिए कि लाइमन श्रेणी की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए या फ्रीक्वेंसी बताइए। ऐसे ही ये वाला सवाल किसी में भी बन सकता है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, किसी में भी, ठीक है। फिर इससे इसका एक चित्र भी मैंने बनवाया हुआ है, वो चित्र याद रखना है, जिसमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड ये श्रेणियां बता रखी है, ठीक है। इसके बाद
प्रत्येक श्रेणी की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको निकालनी आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के लिए भी ये फॉर्मूला है। साथ साथ जो इसका चित्र है वो आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, बोल देते हैं कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का अनुपात निकालिए। ठीक है, इस तरीके से सवाल बना देते हैं, पिछले साल आया था 2023 में। फिर कभी ये पूछ देते हैं कि मान लीजिए कि बामर श्रेणी की दूसरे मेंबर की वेवलेंथ बताइए या पहले मेंबर की वेवलेंथ बताइए। ठीक है, तो इसमें बताना जो पहली लाइन होगी या दूसरी लाइन होगी उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो, इसको आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा सीखने में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अभी एक मैं वो बता देता हूँ कि इस श्रेणियों को कैसे याद कर सकते हैं। तो इन श्रेणी को याद करने के लिए हम कैसे बता सकते हैं, एक चीज ये याद कर लीजिए, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल। ठीक है, तो ये आपकी याद करने के लिए न्यूमोनिक्स हो गया। मतलब आप इस लाइन को याद कर लीजिए। इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाइमन, इसमें n1 बराबर 1, इसमें आ जाएगा बामर n1 इज इक्वल टू 2, फिर आ जाएगा ये फोर्थ रहने देना, फिर आ जाएगा पाश्चन n1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n1 इज इक्वल टू 4 और फुंड P फॉर फुंड। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा n1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू लाल। ठीक है, L से लाइमन, B से बामर, P से पाश्चन, D से ब्रैकेट और P से फुंड। तो इस तरीके से आप इसका क्रम याद कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपने याद करने हैं। ठीक है, मेन फोकस पहले आपने इन टॉपिक्स पे रखना है। अगर ये हो जाएगा तो 2-4 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे और हो जाएगा। सिलेबस का ध्यान रखना है कि केवल जो सिलेबस में चीज़ें हैं केवल वही पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये है।